हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 2A का आगे प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 15 है कि यदि समुच्चय A जिसका अवयव 1, 2 और 3 है और समुच्चय B जिसका अवयव 1 और 2 है, तो हमें A क्रॉस B का आलेखीय निरूपण ज्ञात करना है। तो A क्रॉस B को तो हम समुच्चय के रूप में लिखना सीख चुके हैं, लेकिन इसका आलेखीय निरूपण कैसे होगा यहाँ पे हम उसे ज्ञात करेंगे। दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का आलेखीय निरूपण प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम अंडाकार शेप की दो आकृति बना लेंगे। इसमें पहली आकृति जो है वो पहले समुच्चय यानी A को प्रदर्शित करेगी और दूसरी आकृति दूसरे समुच्चय यानी B को प्रदर्शित करेगी। इसके बाद हम देखेंगे कि समुच्चय A में कितने अवयव हैं, तो जो भी अवयव होंगे उसको हम क्रॉस लगाकर लिख देंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 अवयव थे, तो हमने 3 क्रॉस लगाया और उनके सामने उस अवयव को लिख दिया है, यानी 1, 2, 3। इसी प्रकार समुच्चय B के 2 अवयव थे, तो उनके क्रॉस के सामने उन अवयव को हमने लिख दिया। इसके बाद आलेखीय निरूपण दिखाने के लिए A क्रॉस B का यहाँ पे हम जो भी A के अवयव होंगे उसका B के अवयव के साथ युग्म बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अवयव 1 का इसका अवयव 1 के साथ संबंध युग्म बनाते हैं, फिर इस अवयव 1 का अवयव 2 के साथ युग्म बनाएंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से तीर का निशान दिखा देंगे। इसी प्रकार से अब हम दूसरे अवयव को लेंगे और इस अवयव का हम अवयव 1 के साथ युग्म बनाएंगे, फिर इसी अवयव का हम अवयव 2 के साथ भी युग्म बनाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से हम कोई एक अवयव लेंगे और यहाँ पे जितने भी अवयव होंगे सबके साथ उनका हम संबंध बनाएंगे, यानी युग्म बनाएंगे। फिर इसी प्रकार तीसरे अवयव को भी लेंगे और इन दोनों अवयव के साथ B के अवयव के साथ इसका युग्म बना देंगे। तो ये जो निरूपण है यही A क्रॉस B का आलेखीय निरूपण कहलाता है। जिस प्रकार से ये निरूपण किया गया है उसी प्रकार से आप भी अन्य प्रश्नों को कर सकती हैं। प्रश्न नंबर 16 है जिसमें 2 समुच्चय A और B दिए गए हैं और इसमें दिया है कि प्रत्येक को तीर की आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो तीर आरेख और आलेखीय निरूपण दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A क्रॉस B का निकालना है। तो सब पहले आप एक का वृत्त A का यहाँ पे आकृति बनाइए, A समुच्चय को बनाइएगा और यहाँ पे B को, और फिर दोनों को इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिएगा। इसमें B क्रॉस A ज्ञात करना है तो पहले B को बनाइएगा फिर A को बनाइएगा। इसमें A क्रॉस A है तो यहाँ पे दोनों जगहों पे A को ही बनाइएगा, यानी इसमें भी A रहेगा, A के अवयव यानी x y z रहेंगे और इसमें भी A के अवयव x y z रहेंगे और यहाँ पे दोनों साइड B समुच्चय को ही बनाना होगा। अगला प्रश्न है 17वां जिसमें दिया है कि समुच्चयों A और B में 2 अवयव सर्वनिष्ठ हैं। मतलब कि अगर हम समुच्चय A और समुच्चय B का सर्वनिष्ठ लेते हैं तो इसमें 3 अवयव होंगे, तो इनके अवयव की संख्या को हम लिख सकते हैं कि बराबर 3 हो जाएगी। आगे है कि यदि NA यानी A में अवयव की संख्या 5 और B में अवयव की संख्या जो है 3 है, तो NA बराबर 5 है और NB बराबर यहाँ पे 3 है, 4 है। तो NA क्रॉस B यानी A क्रॉस B में अवयव की संख्या क्या होगी और A क्रॉस B और सर्वनिष्ठ B क्रॉस A में अवयव की संख्या क्या होगी, ये दोनों ही हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम A क्रॉस B में अवयव की संख्या ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि A क्रॉस B में अवयव की संख्या बराबर A के अवयव की संख्या गुणे B के अवयव की संख्या। तो A के अवयव की संख्या 5 दी हुई है और B के अवयव की संख्या 4 दी हुई है। तो यानी हम देख रहे हैं कि A क्रॉस B में कुल अवयव की संख्या 20 हो जाएगी। अगला हम ज्ञात करेंगे इसमें अवयव की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, A और B के कार्तीय गुणनखंड और C और D के कार्तीय गुणनखंड का अगर सर्वनिष्ठ लिया जाए तो उसमें अवयव की संख्या बराबर होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला जो इसका समुच्चय है यानी A और इसका जो पहला समुच्चय है यानी C,
इन दोनों का सर्वनिष्ठ लिया गया है। फिर हम देख रहे हैं कि इसका दूसरे समुच्चय और इसके दूसरे समुच्चय का सर्वनिष्ठ लिया गया है, यानी बी इंटरसेक्शन या बी सर्वनिष्ठ डी। फिर इसके बाद हम दोनों का अगर कार्तीय गुणनखंड लें तो उसमें जो अवयव की संख्या आएगी और इसमें जो अवयव की संख्या होगी ये दोनों बराबर होगी। एक सूत्र है ये। क्योंकि यहाँ पे जो हमें मान ज्ञात करना है उसमें हम देख रहे हैं ए क्रॉस बी और फिर सर्वनिष्ठ बी क्रॉस ए है, तो हम देख रहे हैं सी क्रॉस डी की जगह बी क्रॉस ए है, तो यहाँ पे हम सी को बी से और डी को ए से चेंज कर देंगे। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं, जब हम लिखेंगे तो पहले समुच्चय का इसके पहले समुच्चय के साथ हमें सर्वनिष्ठ लेना होगा, तो यानी ए का बी के साथ सर्वनिष्ठ लेना होगा। फिर यहाँ पे कार्तीय गुणनखंड है और फिर दूसरे समुच्चय का इसके दूसरे समुच्चय के साथ यानी बी का ए के साथ अब इसका सर्वनिष्ठ लेना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फॉर्मूले से हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या हमें ज्ञात है 3 है, तो यहाँ से ही हम लिख सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए में भी अवयव की संख्या 3 ही होगी। अब यहाँ पे हम एक और फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि अगर दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनखंड लिया जाए तो उन दोनों को हम अलग अलग उनके अलग अलग अवयव की संख्या का गुणनखंड के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी हम सेम देखते हैं कि ये एक समुच्चय है और ये दूसरा समुच्चय है और दोनों के कार्तीय गुणनखंड में अवयव की संख्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा पहले समुच्चय में अवयव की संख्या फिर ये गुणे दूसरे समुच्चय में अवयव की संख्या के बराबर। अब चूँकि हमने देखा है कि ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या 3 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर 3 हो जाएगा, और बी इंटरसेक्शन ए में भी अवयव की संख्या 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कुल अवयव की संख्या हमें यहाँ पे 9 ज्ञात हो जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 18, जिसमें हमें दिया गया है कि यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस ए जो होगा वो उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ बी क्रॉस ए का। तो यदि हमें अगर दो समुच्चय मान लीजिए एक्स और वाई दिया जाए और कहा जाए कि हमें सिद्ध करना है कि एक्स वाई का उपसमुच्चय है, तो इसे दिखाने के लिए हम मान लेते हैं कि एक अवयव है वो x में उपस्थित है, और किसी प्रकार से अगर हम सिद्ध कर दें कि x का जो ये अवयव है वो अवयव y में भी उपस्थित है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो x होगा वो y का उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पे भी हमें सेम करना है, इसे हमें इसका उपसमुच्चय दिखाना है, तो हम कोई अवयव इसमें मान लेंगे, फिर हम दिखा देंगे कि वही अवयव जो है इस वाले समुच्चय में भी उपस्थित है। और चूँकि हमें ये कंडीशन दी हुई है, यानी इसी का हमें उपयोग करके इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ पे ए क्रॉस ए में एक अवयव मान लिया है x, y। यहाँ पे हमने अवयव को क्रमित युग्म माना है, क्योंकि ए क्रॉस ए में केवल x या केवल ए टाइप के अवयव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस ए के अवयव क्रमित युग्म ही होते हैं। तो अगर इस तरीके से दिया है तो इसका अर्थ होता है कि जो पहला अवयव होगा वो पहले समुच्चय का अवयव होगा, और यहाँ पे जो दूसरा अवयव या दूसरा घटक होगा वो दूसरे समुच्चय का अवयव होगा। तो चूँकि यहाँ पे दोनों सेम ही है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x जो है a से बिलोंग कर रहा है, यानी x a का अवयव है, और जो y है वो भी इस a का अवयव है। अब हम देख सकते हैं कि चूँकि दिया हुआ है कि a जो है ये b का उपसमुच्चय है, तो अगर कोई अवयव जैसे मान लीजिए कि x जो है अगर ये a में उपस्थित है, तो हम देख रहे हैं कि a b का उपसमुच्चय है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर a में है तो x जो है b में भी उपस्थित होगा, यानी x a में होने पर x a में और b में दोनों में ही आ जाएगा। तो अगर ये दोनों में उपस्थित है तो हम कह सकते हैं कि ये x जो होगा वो a और b का जो सर्वनिष्ठ होगा उसमें भी उपस्थित होगा। अब इसी का उपयोग हम यहाँ पे करते हैं। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि x a में उपस्थित है, तो अगर x a में है तो हम कह सकते हैं कि x जो है b में भी होगा, और इसी प्रकार हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि अगर y a में है तो y b में भी होगा। अब हम इसे थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, तो इसके लिए जो हम इसको
और इन दोनों को साथ लिख देंगे और इन दोनों को साथ लिख देंगे। यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है a से और y बिलोंग कर रहा है b से, और वह हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है b से और y बिलोंग कर रहा है a से। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे दो समुच्चय a और b हैं, तो अगर इनका हम कार्तीय गुणनखंड लेते हैं a क्रॉस b, तो a क्रॉस b के जो अवयव होंगे वो क्रमित युग्म होते हैं, और क्रमित युग्म में जो पहला अवयव आता है वो पहले समुच्चय से यानी a से आएगा, तो a से हमें x मिल जाएगा और जो दूसरा समुच्चय होगा उससे दूसरा अवयव यानी y प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, हम b क्रॉस a लेते हैं तो यहाँ के जो अवयव होगा वो भी क्रमित युग्म होगा। इसका पहला घटक b से आएगा यानी ये x हो जाएगा, और दूसरा घटक a से यानी ये y हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि x, y a क्रॉस b में भी है और x, y जो है ये b क्रॉस a में भी है। तो अगर हम देख चुके हैं कि अगर कोई एक ही अवयव दो समुच्चय में होता है तो वही अवयव हम कह सकते हैं कि दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ में भी होगा। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x, y जो अवयव है वो बिलोंग करेगा इस समुच्चय और इस समुच्चय के सर्वनिष्ठ में, a क्रॉस b और b क्रॉस a के सर्वनिष्ठ में x, y जो होगा उपस्थित होगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x, y हमने माना था कि a क्रॉस a में उपस्थित है। इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं और अब हम देख रहे हैं कि हमने सिद्ध कर दिया है कि x, जो y है वो इसमें भी उपस्थित है। तो अगर एक अवयव किसी समुच्चय में है और वह दूसरे में भी हो जाए तो पहला समुच्चय जो होगा दूसरे का उप समुच्चय हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो पहला समुच्चय है ये इस दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय हो जाएगा, यानी ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी। यानी हम लिख सकते हैं कि अतः a क्रॉस a उप समुच्चय होगा a क्रॉस b सर्वनिष्ठ b क्रॉस a का। प्रश्न नंबर 19 है जिसमें दिया है कि यदि a एक अरिक्त समुच्चय है, मतलब कि ये रिक्त नहीं है, इस प्रकार की a क्रॉस b बराबर a क्रॉस c, तो सिद्ध करना है कि b बराबर c होगा। यानी हमें ये दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हमें जो दिया है उसी की सहायता से हम इसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक अवयव है जो इसमें उपस्थित है, तो a क्रॉस b का जो अवयव होगा वो क्रमित युग्म के रूप में होगा। तो मान लेते हैं कि वो x, y है जो इस समुच्चय में उपस्थित है। तो हम जानते हैं कि जो a क्रॉस b है ये बराबर है a क्रॉस c के। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई अवयव a क्रॉस b में होगा तो वो अवयव a क्रॉस c में भी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि ये अवयव a क्रॉस b में है तो इससे हम कह सकते हैं कि ये इम्प्लाई करता है कि यही अवयव जो है वो दूसरे समुच्चय यानी a क्रॉस c में भी होगा। और अगर हम ऐसा मानते हैं कि अगर ये अवयव इस समुच्चय में है तो हम कहते हैं कि चूँकि दोनों बराबर हैं इसलिए इससे हमें पता चलता है कि ये जो है यही अवयव a क्रॉस b का भी अवयव होगा। यानी हम देख रहे हैं कि कोई अवयव इसका है तो वो इसका भी होगा और अगर कोई अवयव इसका है तो वो इसका भी होगा, इसलिए हमने तीर का निशान दोनों साइड से बनाया है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका अर्थ ये होता है कि पहला घटक पहले समुच्चय का अवयव होगा और दूसरा घटक दूसरे समुच्चय का अवयव होगा। यानी अर्थात कह सकते हैं कि x जो है बिलोंग करेगा a को और y जो है वो बिलोंग करेगा b को। और सेम हम इस साइड भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा a को और जो दूसरा अवयव है वो बिलोंग करेगा दूसरे समुच्चय यानी c को। तो अब हमें यहाँ पे मतलब केवल b और c से है। प्रश्न में हमें यहाँ b को c के बराबर दिखाना था, तो हमें यहाँ पे केवल b और c को देखते हैं। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि अगर y b में है तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि y जो है c में भी होगा, और अगर y c में भी है तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि b में भी होगा। यानी जो अवयव इसमें हैं b में हैं वही अवयव c में भी हैं और जो अवयव c में हैं वही अवयव b में भी हैं। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि दोनों समुच्चय जो होंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः b बराबर c, और यही हमें सिद्ध करना था।
इसी प्रकार प्रश्न नंबर 20 भी है। इसमें दिया है कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो सिद्ध कीजिए ए क्रॉस बी बराबर, अगर बी क्रॉस ए है तो यहाँ से हमें दिखाना है कि ए बराबर बी होगा। यानी ये सेम ऐसा ही है, इसमें हमें ये दिया था, इसमें भी ये दिया है और सिद्ध करना है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, यानी बी बराबर सी दिखाना, ए बराबर बी दिखाना है। तो इसे भी सेम ऐसे ही हल कीजिएगा। मान लीजिएगा कि एक अवयव इसमें है तो दिखाइएगा कि वो अवयव इसमें भी होगा, फिर ऐसे ही आगे सॉल्व करके आप दिखा सकती हैं कि ए बराबर बी है।